नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टॉप रैंक स्टडी में। हमारी जो श्रृंखला चल रही थी प्रत्येक टॉपिक के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों की, तो इससे पहले हमने जो टॉपिक लिया था वह था हड़प्पा संस्कृति यानी सिंधु घाटी सभ्यता। हमने सिंधु घाटी सभ्यता के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है वैदिक काल। आज की वीडियो में हम जानेंगे वैदिक सभ्यता से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन। तो आज का वीडियो आप पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना गया है? हमें बताना है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल, यानी ऋग्वैदिक काल का टाइम हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन सुनिए। 1500 BC से 1000 BC, दूसरा है 1000 BC से 600 BC, तीसरा है 600 BC से 600 AD, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमें ऋग्वैदिक संस्कृति का काल यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो BC का अर्थ है वह है ईसा पूर्व से और AD है ईसा। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। तो ऋग्वैदिक संस्कृति का काल है वह है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? इससे पहले क्वेश्चन में हमने देखा था ऋग्वैदिक संस्कृति का काल, इसमें हमें बताना है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल। ऑप्शन सुनिए। 1500 BC से 1000 BC, दूसरा है 1000 BC से 600 BC, तीसरा ऑप्शन है 600 BC से 600 AD, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वह होगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, यानी 1000 BC से 600 BC उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऑप्शन सुनिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, दूसरा ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तीसरा ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तीसरा यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। मैं आपको बता देता हूँ वेद त्रयी में अथर्ववेद शामिल नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन हमारे कट जाएंगे और 1 नंबर ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये हमारे यहाँ पर सही रहेगा। गाइज, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आगे आने वाली एग्जाम में अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। चौथा क्वेश्चन हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत के राजचिह्न में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन सुनिए। मुंडकोपनिषद, दूसरा है कंठोपनिषद, तीसरा ईशोपनिषद और चौथा बृहदारण्यक उपनिषद। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह होगा 1 नंबर ऑप्शन, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन ये रहा। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? 5वें क्वेश्चन में हमें बताना है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन सुनिए। कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वह होगा पशुपालन। आर्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है उत्तम, श्रेष्ठ व्यक्ति या उच्च कुल में उत्पन्न माना जाता है। प्रारंभिक आर्यों का निवास स्थान पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पंजाब तथा हरियाणा से था। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन लेते हैं। छठा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ऋत या प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋत से गोप कहा गया है? यानी वह कौन सा वैदिक देवता था जिसको ऋत से गोप कहा जाता था? ऑप्शन सुनिए। इंद्र, वरुण, सूर्य, विष्णु। तो ऋत से गोप है वह वरुण को कहा जाता था। 2 नंबर ऑप्शन है इसका, वह सही होगा। 7वां क्वेश्चन लेते हैं।
7वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो हमें बताना है वैदिक काल में जल या समुद्र का देवता कौन था? ऑप्शन सुनिए, इंद्र, नास्ते यानी अश्विन, वरुण, मित्र। तो जल या समुद्र का जो देवता था वह था वरुण। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 8वां प्रश्न लेते हैं। 8वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो आगे आने वाली भर्ती परीक्षा में यह क्वेश्चन आपको हूबहू दिखाई दे जाए, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। ऑप्शन सुनिए, गेरुवर्ण मृदभांड यानी ओसीपी संस्कृति, दूसरा है चित्रित दूसर मृदभांड यानी पीजीडब्ल्यू संस्कृति, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमें पूछा ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड, तो होगा 1 नंबर ऑप्शन गेरुवर्णी मृदभांड यानी ओसीपी संस्कृति। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति। इससे पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हमने बताया था ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति। यहाँ पर हमें बताना है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति। ऑप्शन सुनिए, गेरुवर्ण मृदभांड यानी ओसीपी संस्कृति, दूसरा है चित्रित दूसरा मृदभांड यानी पीजीडब्ल्यू संस्कृति, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा 2 नंबर ऑप्शन बी ये सही होगा। ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? यहाँ पर हमें बताना है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी हमें बताना है। ऑप्शन सुनिए, सिंधु, सरस्वती, परुशनी, सतुद्री। तो जो हमारा उत्तर होगा वह होगा सरस्वती। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सरस्वती नदी को ही नदी तमा कहा जाता है। नदी तमा, देवी तमा, मात्य तमा हम सरस्वती को बोलते हैं। और परुशनी नदी को वैदिक काल में रावी नदी के नाम से जाना जाता था और सतुद्री को जाना जाता था सतलज नदी के नाम से। आगे बढ़ते हैं, 11वां क्वेश्चन लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। ऑप्शन सुनिए, इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ऋग्वैदिक काल में कि उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई, यानी 250 बार जिसका वर्णन हुआ है वह कौन सा देवता है। हमारा जो उत्तर होगा वह होगा इंद्र। इंद्र का 250 बार जिक्र हुआ है और अग्नि का 200 बार हुआ है। और मैं आपको बता देता हूँ, पिता शब्द है इसका 335 बार उल्लेख हुआ है और जन का 275 बार हुआ है, माता का 234 बार हुआ है और गाय का 176 बार हुआ है, पृथ्वी का 1 बार, राजा का भी 1 बार हुआ है और गंगा का भी 1 बार हुआ है, यमुना का यहाँ पर 3 बार हुआ है, सब्बा का 8 बार और समिति का 9 बार हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर जो वरुण है इसका 30 बार उल्लेख हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 12वां क्वेश्चन लेते हैं। 12वां क्वेश्चन ये रहा, सब्बा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सब्बा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में बताया गया है? ऑप्शन सुनिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सब्बा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं वह बताया गया है अथर्ववेद में। हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन ये रहा, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं हम, ये सभी पीछे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और आगे आने वाली एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप पूरा वीडियो देखें और
हमें ये भी बताएं कि आप 30 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। तो हमारे ऑप्शन सुनिए, सभा, समिति, विद्वत, परिषद। तो हमें बताना है ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा विद्वत, यानी तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 14वां क्वेश्चन लेते हैं। 14वां क्वेश्चन ये रहा, अनुलोम विवाह का अर्थ है। ऑप्शन सुनिए, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। दूसरा ऑप्शन है निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह। तीसरा ऑप्शन है उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह। चौथा ऑप्शन है निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर सही होगा वह होगा उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। आगे बढ़ते हैं, 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम मानी जाती है। हमें बताना है इनमें से कौन सी स्मृति है जो प्राचीनतम मानी जाती है। तो ऑप्शन सुनिए, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, नारद स्मृति, पाराशर स्मृति। तो सबसे प्राचीन जो स्मृति है वह है मनु स्मृति। आगे बढ़ते हैं, 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन ये रहा, सुमिलित करना हमें। तो शिक्षा, ध्वनि शास्त्र सही है। कल्पसूत्र, कर्मकांड ये भी सही है। निरुक्त, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र सही है। छंद शास्त्र। तो हमारा जो होगा कोट में 1 2 3 4, जो पहला ही ऑप्शन है ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन ये रहा, किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। ऑप्शन सुनिए, मैत्रायणी संहिता, दूसरा जाबाला उपनिषद, तीसरा शतपथ ब्राह्मण और चौथा है छांदोग्य उपनिषद। तो जो हमारा यहाँ पर उत्तर होगा वह होगा मैत्रायणी संहिता, यानी 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 18वां क्वेश्चन लेते हैं। 18वां क्वेश्चन ये रहा, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। ऑप्शन सुनिए, रामायण, महाभारत, गीता, भागवत पुराण। तो आदि काव्य की संज्ञा है वह दी जाती है रामायण को। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। 19वां क्वेश्चन, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें बताना है वैदिक युग में कौन सी शासन प्रणाली प्रचलित थी। ऑप्शन सुनिए, निरकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंशानुगत राजतंत्र। तो वैदिक युग में जो प्रचलित शासन प्रणाली थी वह थी गणतंत्र, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वैदिक युगीन सभा। ऑप्शन सुनिए, गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी। दूसरा ऑप्शन है राज दरबार होता था। तीसरा ऑप्शन है मंत्री परिषद थी। चौथा राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो वैदिक युगीन सभा है वह थी मंत्री परिषद, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन ये रहा, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी। यहाँ पर हमें बताना है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी। ऑप्शन सुनिए, सिंधु, सतोदरी, तीसरा सरस्वती, चौथा गंगा। तो यहाँ पर जो सर्वाधिक वर्णित नदी है वह नदी थी सिंधु नदी। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी जिसका उन्होंने बार बार उल्लेख किया है। आगे बढ़ते हैं, 22वां क्वेश्चन लेते हैं। 22वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन सुनिए, पतंजलि, गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य। तो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं वह हैं पतंजलि। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, 23वां क्वेश्चन लेते हैं। 23वां क्वेश्चन ये रहा, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। ऑप्शन सुनिए, चारवाक ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने। तो न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। ऑप्शन सुनिए, गंगा,
ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परूसनी। तो प्रसिद्ध सराग युद्ध है वह परूसनी नदी के किनारे लड़ा गया था। तो इसका चौथा ऑप्शन है ये सही रहेगा। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन ये रहा, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन सुनिए, 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। तो ऋग्वेद का 9वां मंडल है वह पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही रहेगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। 26वां क्वेश्चन देखिए, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन सुनिए, जैमिनी, बादरायण, बुद्ध, महावीर। तो वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं वह हैं बादरायण, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही रहेगा। 27वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? ऑप्शन सुनिए, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा 1/6। धर्मशास्त्र में भूराजस्व की दर थी वह थी 1/6, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही रहेगा। 28वां क्वेश्चन, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक। तो इससे 26वां क्वेश्चन देखा था हमें उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक, तो यहाँ पर पूछा मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक। तो ऑप्शन सुनिए, जैमिनी, बादरायण, कपिल, गौतम। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर सही होगा वह होगा जैमिनी। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही रहेगा। 29वां क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें बताना है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। ऑप्शन सुनिए, वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र, परीक्षित। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर सही होगा वह होगा विश्वामित्र। आगे बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन ये रहा, वैदिक युग में यव को कहा जाता था? तो हमें बताना है वैदिक युग में यव को क्या कहा जाता था। ऑप्शन सुनिए, गेहूँ, जौ, चावल, इनमें से कोई नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका जो उत्तर होगा वह होगा जौ। वैदिक युग में यव को जौ कहा जाता था। तो आज की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में ये भी बताएं कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इसी प्रकार प्रत्येक टॉपिक के क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। धन्यवाद।